दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में था। तब यहाँ पर बाढ़ जैसी समस्या नहीं थी, बल्कि थी भूस्खलन। तब मुझे लगा कि इससे अच्छे तो मैदानी भाग हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ कि आज तो दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, वो भी डूब रही है, तब मुझे फील हुआ कि भारत में चाहे पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी इलाका, दोनों किसी न किसी समस्या से तो जूझ ही रहे हैं। और आए कुछ सालों में तो यह बढ़ता ही जा रहा है। 2005 में मुंबई में बाढ़, 2013 में केदारनाथ में, 2015 में चेन्नई में, 2022 में बेंगलुरु में और आज 2023 में दिल्ली में। पानी में डूबती हुई दिख रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किले की इमारत के ठीक पिछले हिस्से। दिल्ली में पानी पानी हर जगह नजर आ रहा है और इस वक्त उसी पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है। बस मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। आज अगर बात करें भारत के राज्यों की, तो भारत का कोई न कोई राज्य किसी न किसी साल बाढ़ से जूझ ही रहा है। जैसे इस साल दिल्ली सबसे ज्यादा जूझ रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण क्लाइमेट चेंज से लेकर अर्बन प्लानिंग का मिसमैनेजमेंट तक हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा उठता है पॉलिटिक्स का। भारत में चाहे बाढ़ आए या कोई मरे या कुछ भी हो जाए, इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व हो जाती है पॉलिटिक्स। अगर ये शायद पॉलिटिक्स इन सबके बीच में ना आती तो हम बाढ़ जैसी कई और समस्याओं से भी आसानी से निपट सकते थे। अगर दिल्ली की ही बात करें तो कुछ सालों पहले केजरीवाल जी ने यह अनाउंस करा था कि हम दिल्ली को लंदन की तरह बनाएंगे। अगर यही लंदन है तो दिल्ली पुरानी ही अच्छी थी। जब आज उनसे पूछा गया कि आपके बनाए हुए लंदन में बाढ़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने अपना मुद्दा हथनीकुंड डैम पर डाल दिया। आज आपकी दिल्ली अमेरिका को पीछे छोड़ रही है, लंदन को पीछे छोड़ रही है, सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है आपकी। पॉलिटिक्स तो एक कारण है ही, चाहे वो बाढ़ आने से पहले का हो या फिर बाढ़ आने के बाद की हो। लेकिन उसके अलावा भी अर्बन प्लानिंग मिसमैनेजमेंट और कई और अन्य कारण हैं। चलिए आइए उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला कारण है इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण। शहरों में जमीन के रेट महंगे होने के कारण गरीब लोग लो लाइंग एरिया और नदी के बनाए हुए प्लेन में रहते हैं। मतलब नदी का पानी लोगों के घर में न घुसकर लोग नदी में ही घुसे रहते हैं और फिर इसे बाढ़ का नाम दिया जाता है। और बरसात के मौसम में जब नदी अपने पूरे एरिया में बहती है तो वह इन लोगों के द्वारा बनाए हुए झुग्गी झोपड़ियों और घरों को तोड़कर अपने साथ बहा कर ले जाती है, जिससे नदी का टोटल वॉल्यूम बढ़ जाता है। नदी का टोटल वॉल्यूम बढ़ने के कारण आगे चलकर नदी का पानी फैलने लगता है और शहरों में घुसने लगता है और जिससे बाढ़ जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। दूसरा कारण है इको एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर। आज शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें और ऑफिस हैं। ये देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी हकीकत कुछ और है। आज इमारतें जहाँ पर खड़ी हैं, वहाँ पर कुछ सालों पहले पेड़ और खाली जमीन हुआ करती थी। बारिश होने पर यह जमीन और पेड़ उस पानी को सोख लिया करते थे, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता था और बाढ़ जैसी समस्याएं भी पैदा नहीं होती थी। लेकिन आजकल इन इमारतों और कंक्रीट से बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पानी सतह पर बहने लगता है और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण यह वहीं आसपास जमा हो जाता है। या फिर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो तो इन इमारतों में रहने वाले लोगों के द्वारा फैलाया गया पॉल्यूशन या कचरे से यह ब्लॉक हो जाता है और इससे बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तीसरा कारण है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। भारत बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाली सेंचुरी या शताब्दी भारत की होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के शहर ओवर पॉपुलेटेड हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो सन 2001 में भारत की आबादी का कुल 27% शहरों में रहता था। आज 2011 के जनगणना के अनुसार देखें तो यही बढ़कर 32% हो गया है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक यह बढ़कर कुल 50% हो जाएगा। जहां आज एक तरफ भारत के शहर ओवर पॉपुलेटेड हैं और यह जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। नहीं तो ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले सालों में बाढ़ से भी कई और भयानक दृश्य देखने को मिल सकते हैं। चौथा कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जो कि काफी खतरनाक है, जिसके कारण हिमालय से लेके अंटार्कटिका के ग्लेशियर तक पिघल रहे हैं और इससे नदियों में पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सन 2022 में हुए ऋषिगंगा, जो कि उत्तराखंड में एक नदी है, उसमें आई बाढ़ का एक कारण ग्लेशियर बर्स्ट था। यह ग्लेशियर तापमान ज्यादा होने के कारण टूट गया था और जिसके कारण पूरी नदी में बाढ़ आ गई थी।
भारत में अगर बाढ़ से आज इकोनॉमिक लॉस के बारे में बात करें तो यह 70-80 के दशक में टोटल जीडीपी का 0.86% होता था, लेकिन आज यह बढ़कर 0.1% हो गया है। आंकड़ों को देखकर तो यह लग रहा है कि आज बाढ़ से होने वाले इकोनॉमिक लॉस कम हो रखे हैं, लेकिन वहीं अगर 70-80 के दशक में भारत की जीडीपी देखें तो वह आज की जीडीपी से काफी कम थी, इसलिए उस समय टोटल लॉस जीडीपी से ज्यादा दिखता था। लेकिन आज भारत की जीडीपी जो कि 3 ट्रिलियन है, उसका 0.1% भी 0.86% की जगह पर काफी ज्यादा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन 1990 से लेके 2020 तक कुल 54 बिलियन US$ का नुकसान हुआ है। यह काफी बड़ा अमाउंट है, यहाँ तक कि आज कई देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं। यह तो हमने बात करी कि आखिर इकोनॉमी में इससे क्या डायरेक्ट इफेक्ट होता है, लेकिन इसके बाद इसके कई साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे जहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री जी लोगों के इनकम टैक्स से 54 करोड़ का बंगला बना रहे हैं और वहीं टैक्स देने वाला इंसान बाढ़ से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में कोई भी आदमी कैसे इस देश में रहना चाहेगा। इसलिए अगर आज देखें तो आप और मुझे इनकम टैक्स पे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब टैक्स पे करने के बाद भी गवर्नमेंट का आउटपुट नील रहता है। इसलिए अगर आप पिछले सालों का कुछ डाटा देखें तो इंडियन देश छोड़ रहे हैं और वे दुनिया के ऐसे भी देशों में सेटल हो रहे हैं जहां भारत के मुकाबले ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन वहां पर बदले में उनको अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है। इसलिए अगर भारत की बात करें तो बस नेताओं को ही अपना सब कुछ अच्छा चाहिए, उसके बाद बस बाढ़ आए या बम फूटे, बस इन्हें उन सब पर पॉलिटिक्स नजर आती है। आखिर इनको कौन समझाए कि भाई जब आपदा आती है तो सबको मिल बांट कर काम करना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप कर। अगर बात करें दुनिया के अलग अलग देशों की कि इन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए कौन से सॉल्यूशन अपनाए हैं, तो उसमें सबसे पहला और सस्ता है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हमें 2 चीजों को बचाना है। पहला है ब्लू, जिसमें नदी, तालाब, नहरें और वेटलैंड आते हैं। इन सभी नेचुरल चीजों को हमें बचाना है ताकि इनमें अवैध कंस्ट्रक्शन ना हो सके और बाढ़ के समय पर यह एक रिजर्वर का काम करें। और ग्रीन से हमारा तात्पर्य है ऐसी जमीन जहां पर कंक्रीट की आवश्यकता ना हो, उसकी जगह पर मिट्टी डालकर उसमें पौधे लगाए जाएं, ताकि जब बारिश हो पानी सीधे न बहकर जमीन के द्वारा सोख लिया जाए। क्योंकि रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि अगर कंक्रीट होने के कारण सिर्फ जमीन 5% ही पानी सोख पाती है, जबकि मिट्टी में यह रेशियो बढ़कर 25% हो जाता है। दूसरा सॉल्यूशन है स्पंज सिटी बनाना। आज जहां सिंगापुर और चाइना ने कई स्पंज सिटी बना रखी हैं, भारत में भी अगर बाढ़ को रोकना है तो ऐसी सिटीज काफी कामगार होंगी। इसमें कंक्रीट या किसी अन्य मटेरियल का यूज न करके ऐसे मटेरियल का यूज करा जाता है जो कि पानी को सोख सके, लेकिन यह काफी महंगा है। इसके अलावा भी दोस्तों दुनिया में अभी बाढ़ से रुकने के लिए काफी चीजों पर रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है और भारत में बाढ़ को रोकने के लिए हर नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है, जिससे सभी नागरिक और सरकार एक साथ मिलकर काम करें तो बाढ़ जैसी समस्याएं से आसानी से निपटा जा सकता है।